नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल ऐसा इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का पार्ट फर्स्ट में चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश की कितने जिलों को छूता है, कितने राज्य को छूता है, कितने जिले को छूता है, अदर स्टेट के कौन सा जिला सबसे बड़ा स्टेट से टच करता है, कौन सा बड़ा जिला करता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं पार्ट टू में जो है इसकी संरचना, भौतिक संरचना है, कौन कौन से पठार इसमें हैं उनकी चर्चा करते हैं। कौन कौन से पठार है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, बघेलखंड का पठार और कौन सी? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड का पठार। ये सब पठार हैं। कितने पठार टोटल हैं? टोटल 7 पठार हैं। उससे पहले क्या था, जब 2000 में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय 9 थे। कितने थे? 9 थे। अब 9, 2 कौन से कम हो गए? एक हो गया है महानदी बेसिन। कौन सा? महानदी बेसिन और दंडकार। ये क्या है? जो 2 जो है कम हो गए। कितने बचते? 9 बचते। 2 कहाँ चले गए? 2 ये हैं, ये छत्तीसगढ़ में चले गए थे। अब बचते हैं 9, सॉरी अब बचते हैं 7 बचते हैं, फिर 9 थे। अब बात करते हैं इनके बारे में क्या है। देखो, जो है मध्य उत्तर प्रदेश में कितने हैं? इसमें पार्ट 5 हैं, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड। अब जो मध्य भारत का पठार ये कहाँ पर है? ये पूर्वी में है। कौन से मध्य प्रदेश? पूर्वी मध्य प्रदेश में है। ये देखा जाए मालवा का पठार ये कौन सा है? मध्य भाग में है। मतलब सबसे क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा है। देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? मालवा के पठार का है। बुंदेलखंड देखा जाए, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा प्रदेश मतलब सतपुड़ा मेकल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी, ये सब प्रदेश जो है इनमें बटा हुआ है। और देखा जाए तो ये सब जो हैं क्या है? सब अलग अलग पठार, सबकी दे रखी संरचना सबकी अलग अलग है और प्रदेश के हिसाब से सब में ये बांटा है, अलग अलग जिलों के हिसाब से इनको। ये बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश। पहला कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश है। इसका निर्माण आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और दक्कन ट्रैप की चट्टानों का योगदान है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? आर्कियन, धारवाड़, दक्कन और विंध्यन जो पहाड़ियाँ हैं, चट्टान हैं, इनसे क्या इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के 2/3 भाग में, कितने भाग में है? 2/3 भाग में इसका विस्तार है। इस क्षेत्र में अवस्थित विंध्याचल श्रेणी कौन सी? इस क्षेत्र में कौन सी श्रेणी अवस्थित है? विंध्याचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितना है? 782 है। इस पर्वत से निकलने प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा है, सोन है, चंबल है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य उचित प्रदेश में कौन सी श्रेणी अवस्थित है, तो कौन श्रेणी अवस्थित है? विंध्याचल श्रेणी अवस्थित है। इसकी लंबाई बात की, कितनी इसकी लंबाई? इसकी लंबाई लगभग है 782 मीटर। और इस क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? इस क्षेत्र से बेतवा, सोन और चंबल नदियां का उद्गम होता है। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा यह सबसे बड़ा पठार है। कितना इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 88,222। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? मालवा के पठार का है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल कितना है? 28.6% है। सब समझ सकते कितना परसेंट इसका? 28.6% है। और आगे बात करते हैं, इसको नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कहने का कारण यही है कि यहाँ से अधिकतम नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है, इसलिए नदियों का मायका भी कहा जाता है। चाहे इंदौर देख लो, महू का देख लो, जो भी क्षेत्र हैं, आप आसपास क्षेत्र देख लो, सब में क्या है? मालवा के पठार से ही नदियों का उद्गम होता है। मालवा के पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मालवा पठार क्या है? जो है चंबल और नर्मदा के मध्य क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करता है। क्योंकि बीच में क्या आ गए? ये मध्य प्रदेश हो गया क्षेत्र वाला, ठीक है। तो नर्मदा चंबल तो क्या कर रहा है? जल क्या कर रहा है? विभाजक का काम करता है। क्या करेगा? विभाजक का कार्य करता है। अब आगे बात करते हैं इसमें, तो इसका क्षेत्रफल क्या? सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और ये क्या करता है? जल विभाजक का। अब बात करते हैं इसमें मध्य भारत का पठार। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम, कौन सा? उत्तर और उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। कहाँ पर? उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है।
इसे चंबल का उपाध्य प्रदेश कहा जाता है। इसे कहा क्या कहता है? चंबल का उपाध्य प्रदेश। याद रखना इसके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पूछा जाता है फैक्ट के हिसाब से, बहुत इंपोर्टेंट है। और यहाँ से प्रभावित होने वाली नदियों ने बेहड़ों का निर्माण किया है। बेहड़ों तात्पर्य होता है कि आप जो चंबल क्षेत्र से होंगे, मुरैना क्षेत्र से होंगे, उन्होंने सबने देखे होंगे बेहड़ कैसे होते हैं। मैं जो नहीं देखे हूँ बता दूँ मैं, जो क्या होते हैं, खड्डे टाइप गड्ढे टाइप हो जाते हैं, कुछ पहाड़ियाँ हो जाती हैं, गड्ढे होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, मिट्टी की बनी होती हैं, उनको बेहड़ कहा जाता है। मतलब जो उबड़ खाबड़ इसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं बेहड़ बोला जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। वो यह है जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितना है? 10.7% क्षेत्रफल है। कितना है? 10.7% क्षेत्रफल अवस्थित है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। इसका भाग प्राय समतल प्राय मैदान है। तो कौन सा मैदान है? समतल मैदान है, प्लेन मैदान है इसका। इसका ढाल कहाँ पर है? उत्तर की ओर। उत्तर तात्पर्य मतलब किधर है? आप चलिए आप इधर मुरैना, भिंड मुरैना ग्वालियर साइड चले जाओ तो इसका क्या है? उत्तर की ओर ढाल इसका है। यह राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.7% है। कितना है? 7.7% है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा है। जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। इससे प्रभावित होने वाली नदियां सकरी घाटियां, जलप्रपात, कगार एवं खड्डों का निर्माण करती क्या करती हैं? सकरी घाटियां निर्माण करेंगी, जलप्रपात का निर्माण करेंगी, खड्डों का निर्माण करेंगी, इन सबका निर्माण करती हैं। अब इनसे प्रभावित होने नदियां कौन कौन सी हैं? इनसे प्रभावित होने नदियां हैं कैन, कैन होगा, बेतवा, घाघरा। ये कौन सी 3 नदियां कहाँ से होती हैं? बुंदेलखंड से प्रभावित होती नदियां हैं। तो ये सब क्या है? बुंदेलखंड का पठार हो गया। रीवा पन्ना का पठार, इसे विंध्यन कगारी प्रदेश क्या कहा जाता है? इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। एग्जाम पूछा जाएगा कि विंध्यन कगारी प्रदेश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रीवा पन्ना के पठार को कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर है, जो कितना प्रतिशत है? 10.37% है। इस पठार का मध्य भाग समतल है, जिसे दमोह का पठार कहते हैं। जो इसका समतल भाग है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दमोह का पठार। समतल भाग को क्या कहेंगे? दमोह का पठार कहेंगे। इसके धरातलीय भाग में क्या क्या पाया जाता है? धरातलीय भाग में चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट, बालू पत्थर, ये क्या इसके निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। किसमें? रीवा पन्ना के पठार में। क्योंकि पन्ना सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा क्या है? हीरे की खदानें कहाँ पर है? पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरे की खदानें। तो ये सब क्या है यहाँ पर भी? धरातलीय भाग में क्या है? चूना पत्थर है, क्वार्टरजाइट है, बालू पत्थर, सबका यहाँ भी निक्षेप भी पाया जाता है। चचाई जलप्रपात, सबसे मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात है, जो रीवा की किस बेहड़ नदी पर, इस पे है स्थित है? रीवा जो है, रीवा जिले के बेहड़ नदी पर अवस्थित है। अब बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। यह प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। क्या है? सबसे निचला भूभाग, और यह सबसे बड़ा भौगोलिक, दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन सा हो गया? पहला मालवा का पठार हो गया। दूसरी बात की है तो कौन है? नर्मदा सोन घाटी। ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 26% है। सोन घाटी, सोन नदी घाटी के उत्तर पश्चिम में कैमूर की पहाड़ियां हैं। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में क्या है? कैमूर की पहाड़ियां। या पूछ रहा था कैमूर की पहाड़ियां किस भौगोलिक प्रदेश में है? तो किसमें है? नर्मदा सोन घाटी भौगोलिक प्रदेश में क्या है? कैमूर की पहाड़ियां अवस्थित हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, इसका क्षेत्रफल कितना है? 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्र, जो राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है? 11% है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और आदि प्रमुख नदी हैं, जैसे सक्कर हुई, बहुत सारी नदियां जो उसमें इसका उद्गम होता है। मेघाल श्रेणी में अवस्थित अमरकंटक पठार से, कहाँ से? अमरकंटक पठार से नर्मदा, सोन, जोजिला नदियों का उद्गम होता है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा, सोन और जोजिला नदी का उद्गम होता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है।
क्या आता है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम हुआ, तो इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है वाटर शेड। क्या कहा गया, वाटर शेड कहा गया है। आई होप ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।